हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व। ये जो सभी चीज़ें पढ़ी थी वो हम एक कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे कि एक कंज्यूमर मार्केट में जाकर के किस तरीके से अपने डिज़ायर को कंप्लीट करता है, विलिंगनेस को कंप्लीट करता है। यानी कि जो भी अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में जाकर के जो भी कमोडिटी का कंज्यूम करता है वो हमारा डिमांड कहलाता है। तो डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में एक रिलेशन था, वो भी कैसा रिलेशन था, रिवर्स रिलेशन था। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है सप्लाई, वो हम जो प्रोड्यूसर है या फिर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, उनके बिहेव से हम जानेंगे कि सप्लाई क्या होता है। आइए हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ नेसेसरी। किसी भी कमोडिटी की प्राइस को डिसाइड करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है डिमांड और सप्लाई दोनों का। हम ये देखते हैं हमने मार्केट में क्या डिमांड करी तो उस हिसाब से क्या होता है, मार्केट में सप्लाई होती है। यानी हमारे वांट्स को कंप्लीट करने के लिए जो गुड्स मार्केट में आते हैं वो किस तरीके से प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो हम देखते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई इन डिटेल। आज की क्लास में हम सप्लाई को बहुत डिटेल से जानेंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सबसे फर्स्ट हम मीनिंग ऑफ सप्लाई को देखते हैं। यहाँ सप्लाई का मीन्स आपको दिया गया है। सप्लाई मीन्स द अमाउंट फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस। एक सेकेंड, सप्लाई मीन्स द अमाउंट फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे बहुत ध्यान दें कि सप्लाई का मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी अमाउंट जो कि प्रोड्यूसर या सेलर बेचने के लिए तैयार है ए गिवन टाइम एंड ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में किस प्राइस में वो देने के लिए तैयार है। सपोज़ हम यहाँ एक एग्जांपल ले कि एक मैं पेन लेकर के आती हूँ, वो पेन अगर, या चॉकलेट का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ कि वो चॉकलेट 1 रुपये की है अगर है तो वो सामने वाला यानी कि सेलर है, जो दुकानदार है, वो कितने रुपए में कितनी बेचने तैयार है, 10 बेचने के लिए तैयार है। 1 रुपये की 10 टॉफ़ी देने के लिए तैयार है। वही अगर उसकी प्राइस में ज़्यादा कर दूँ, 2 रुपये में वो कितने बेचने के लिए तैयार है, वो 20 बेचने के लिए तैयार है, और 4 रुपये में वो 40 बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि प्राइस और सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बीच में एक रिलेशन होगा। वो कैसा होगा, एक पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि दुकानदार कोई भी चीज़ अपनी बेचने के लिए कब तैयार होता है, जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो। जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होगी वो क्वांटिटी क्या करेगा, ज़्यादा बेचेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ ए produce that a producer is offer for sell at a given price during a given period of time। उस टाइम में वह कितने रुपए में अपनी चीज़ बेचने के लिए तैयार है, ऑफर कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। आगे हम देखेंगे जनरली स्टॉक एंड सप्लाई आर टेकन इन सिनोनिम्स बट इन इकोनॉमिक दे आर टू डिफरेंस कंसेप्ट। यहाँ हम देखेंगे स्टॉक और सप्लाई। जनरली हम देखते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक, यानी वही सप्लाई होती है, पर इकोनॉमिक की लैंग्वेज में हम यहाँ पे स्टॉक और सप्लाई को दो डिफरेंट कंसेप्ट में समझेंगे। सप्लाई वो होती है जितना माल बेच चुका है दुकानदार, ठीक है, और स्टॉक वो होता है जो कि उसके पास में अभी बिकने के लिए तैयार है पर बेचा नहीं है, वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 10 पैकेट, अगर मैं ये मान के चलूँ कि 10 पैकेट मैंने घी के टीन लेकर के आई हुई हूँ, वो मेरा स्टॉक है, पर अभी तक मैंने आज कितना बेचा है, मैंने केवल 2 टीन ही घी को मैंने सेल किया। तो मैंने सप्लाई कितनी हुई है, मेरी 2 टीन की हुई है। अभी मेरे पास जो 8 टीन बचे वो क्या कहलाएंगे, मेरे स्टॉक कहलाएगा। तो यानी सप्लाई वो होती है जो रेडी है उस प्राइस में बेचने के लिए, और वो माल हमारा बेच दिया गया है तो वो सप्लाई हमने कर दी। स्टॉक वो जो बेचने के लिए तैयार है पर अभी हमने उस प्राइस में बेचा नहीं है। ठीक है, देखते हैं। कहा गया कि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ
stock which is offered for sale at a particular price during a given period of time। हर में ये देखा गया है कि सेल करना है एक पर्टिकुलर प्राइस, उस प्राइस में, यानी 1000 रुपये का एक टीन बेचने के लिए वो तैयार है, पर कस्टमर आके बोलता है कि मैं 500 रुपये में ये एक टीन लूँगा, वो बेचेगा, सेलर नहीं बेचेगा। तो यहाँ कहा गया है कि ऑफ़र कर रहा है वो अपने माल को बेचने का एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर पीरियड में, प्राइस में। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ ए प्रोड्यूसर in his oil mill produce 100 tins of oil, then these 100 tins will be called as stock। जो 100 टीन्स है वो उसे क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएगा, जो कि रेडी टू गुड्स है, उसके पास में तैयार माल का स्टॉक है। माल जो हम देखते हैं गोदाम में जो माल रहता है वो स्टॉक कहलाएगा, पर हमने उसे दुकान में ला करके आज जितना बेच दिया वो क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाता है। If he is ready to sell 90 tins at a market price in this फाइनेंशियल ईयर, उस मार्केट प्राइस में वह उसने 90 टीन अगर बेच दिए तो वह क्या कहलाएगी, उसकी कॉल एज ए क्वांटिटी सप्लाई कहलाएगी। पर जो बाकी के जो रिमेनिंग 10 जो टीन्स है वो क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएंगे। जब तक ये 90 टीन नहीं बेचे थे पूरे 100 क्या कहला रहे थे, स्टॉक ही कहला रहे थे। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें डिमांड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है तो आज का हमारा टॉपिक जो सप्लाई है बहुत ही सिंपल है। तो बस हमें इतना ध्यान देना है कि आज का जो ये टॉपिक है सप्लाई, उसको हम एक दुकानदार या एक प्रोड्यूसर जो सेलर है जो बेच रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। तो डिमांड में हमने देखा था हम हमारे कंज्यूमर के हिसाब से सोच रहे थे कि हमें जितनी कम प्राइस में कोई भी माल मिलेगा हम खरीदेंगे, पर सप्लाई यानी दुकानदार के सामने क्या होता है कि उसे मार्केट में जितने ज़्यादा रुपए मिलेंगे उतनी ही वो क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होगा। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देयरफॉर सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक विच ही इज़ विलिंग टू सेल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आगे हम देखेंगे कि फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई और द डिटरमाइन ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई किस तरीके से डिटरमाइन होती है या इसको सप्लाई को इफ़ेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो हम देखते हैं। The supply of goods and service is affected by various factors. Some factor affect the supply directly. कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लाइक मार्केट प्राइस है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के पीछे जो भी कॉस्ट लगी, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, ये जो कॉस्ट लगी है उनमें वो क्या करते हैं, आपके सप्लाई को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। मार्केट प्राइस अभी कितनी है, मार्केट प्राइस अगर हमें कम मिल रही है तो हमारी सप्लाई इफेक्ट होगी, वो कैसे होगी, डायरेक्टली इफेक्ट होगी। सम फैक्टर इफेक्ट आर इनडायरेक्टली, तो द फैक्टर आर एज फॉलो। जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है कि मार्केट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, मार्केट प्राइस किस तरीके से इफेक्ट करती है एक कॉमोडिटी के सप्लाई को, वो हम देखते हैं। द सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आप अदर सभी चीज़ें क्या कर दी, इक्वल रख दी, केवल अभी एक प्राइस और सप्लाई के बारे में हम देखेंगे। तो कहा गया कि द सेलर ऑफ ए कॉमोडिटी इज़ नॉर्मली विलिंग टू सेल मोर ए कॉमोडिटी व्हेन इट प्राइस इज़ हायर एज ए कंपेयर टू व्हेन इट इज़ लो। हम देखते हैं कि एक जो सेलर है वो क्या देखता है, वो ही पेन के अगर 10 रुपये में 10 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये का अगर वो पेन अगर कोई 20 रुपये में ख़रीदना चाहेगा तो वो बेचेगा कि नहीं, तो उसे प्रॉफिट कब होगा, 20 रुपये में वो जब वो बेचेगा। तो किसी भी गुड्स की अगर ज़्यादा प्राइस उसे मिल रही है सेलर को तो वो उसी चीज़ में बेचेगा। मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है तो वो सेलर के लिए बेनिफिट रहती है। आगे कहा गया है कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, प्राइस को कौन इफेक्ट कर रहा है, इनपुट किस तरीके से, वो अब हम देखते हैं। इफ़ देयर इज़ इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीज, कहा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि मैंने कहा जो रॉ मटेरियल्स है इन सब की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट कब होगा, सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी सेल्स प्राइस है वो ज़्यादा होगी कॉस्ट से। ये हमें सभी पता है, कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी और सेल्स प्राइस ज़्यादा होगी, तब उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो कहा गया है कि सिमिलरली इफ़ द प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, तो जब मेरी
इनपुट के जब मेरी फैक्टर है वो अगर मेरे डिक्रीज होंगे तो मेरी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि रॉ मटेरियल अगर मैं सस्ता लेकर के आऊँ, लेबर अगर मैं सस्ते में लगाऊँ, जो 1000 रुपये ले रहे हैं उनको न लगा करके जो 500 रुपये ले रहे हैं दिन के मैं उनको लगाऊंगी, तो मेरा क्या हो जाएगी, कॉस्ट उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने की कम हो जाएगी। तब मेरा क्या हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द क्वांटिटी सप्लाई इन द मार्केट डिक्रीज। तो अगर मेरा कॉस्ट ज़्यादा लगी हुई है और मार्केट प्राइस मुझे कम मिल रही है तो मैं उसको बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। इफ़ देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द क्वांटिटी सप्लाई इन द मार्केट इंक्रीज। जब हमारी कॉस्ट कम होगी तब हम क्या करेंगे, उस मार्केट प्राइस हमें ज़्यादा मिल रही है तो हम उसको ज़्यादा सप्लाई करेंगे। आगे कहा गया है, थर्ड पॉइंट है हमारा फैक्टर रिलेटिंग ऑफ सप्लाई में कि प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोड्यूस यानी कि जो प्रोड्यूस है उसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोड्यूस है, जैसे कि हमने डिमांड वाले में भी पढ़ा था कि कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स से, कुछ कॉम्प्लीमेंट गुड्स से। कॉम्प्लीमेंट गुड्स में हमने देखा था कि एक दूसरे पर डिपेंड थे, जैसे कि कार और पेट्रोल। कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, तो यहाँ पे कार पेट्रोल पर डिपेंड है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जैसे पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कार की डिमांड क्या होगी, कम। ये हमने देखा था। उसी तरीके से है कि अगर प्राइस और सप्लाई में हम क्या इफेक्ट पड़ता है वो अब हम देखेंगे। सप्लाई ऑफ ए कॉमोडिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सबसे फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन रूटीन देयर आर मैनी गुड्स विच कैन बी परचेज इंडिविजुअली बट देयर यूटिलिटी इज enhanced only when its related goods are also purchased. Such goods are used jointly. तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पता है कि जो एक से दूसरा इफेक्ट हो रहा हो, एक के बिना दूसरा नहीं चल रहा। इन एब्सेंस ऑफ वन कॉमोडिटी द यूटिलिटी ऑफ अदर गुड्स बिकम जीरो। तो यहाँ कहा गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक है, कार एंड पेट्रोल है, आर एस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो यानी कि जब कहा जाता है कि जब पेन की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे सप्लाई के बारे में कहूँ, जब पेन की अमाउंट हमें ज़्यादा मिलेगी तो इंक भी क्या होगा, ज़्यादा उसकी सप्लाई हो पाएगी। आगे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स की, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनोदर। यानी एक के स्थान पर अब दूसरा लेना। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था चाय और कॉफ़ी का। तो अगर चाय की प्राइस कम है तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा सप्लाई में और प्राइस में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे कहा गया है कि येट गिवन इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। वहाँ जिसको एक गर्म पेय पदार्थ पीने की आदत है, तो जहाँ चाय की प्राइस अगर ज़्यादा है तो वहाँ क्या करते हैं, वो कॉफ़ी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो हम भी यहाँ देखेंगे कि जैसे ही प्राइस ज़्यादा हुई तो हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, उसकी कम हो गई। ठीक है, आगे कहा गया है कि द इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर सिमिलरली द पेप्सी एंड कोक आर एल्सो सब्स्टिट्यूट गुड्स। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा चेंज इन टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप विथ टाइम कॉजिंग रिड्यूस इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रोड्यूसर। यहाँ पे चेंज इन टेक्निक में किस तरीके से सप्लाई इफेक्ट करेगा। जितनी अच्छी टेक्निक्स आएगी उतनी हमारी क्या होगी, कॉस्ट के पीछे, प्रोडक्शन के पीछे लगने वाला कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि टेक्निक्स में मैं ये कहूँ कि पहले ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो बहुत कम थे, तो वो बहुत ज़्यादा दूरी से अगर कोई भी माल आ रहा है तो हमारा उसके पीछे लगने वाली कॉस्ट क्या हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी। कॉस्ट हमारी बढ़ जाती थी तो मार्केट प्राइस से हमें कॉस्ट उतनी ही हम ले पाते थे, हम ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा नहीं पाते थे। पर अब सुविधाएं ज़्यादा होने के कारण क्या है, एक ही दिन में माल आपके पास आ जाता है, माल भी जल्दी आता है। टेक्निक्स बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है, बहुत तेज़ गति से बढ़ जाती है।
कहा गया कि द न्यू टेक्निक्स डेवलप विद द टाइम कॉजिंग रिड्यूस इन कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जहाँ 10 दिनों में हमारे पास माल आता था वहाँ अब एक ही दिन में माल आ रहा है। उसी तरीके से प्रोडक्शन में भी हम नई नई चीज़ें हैं वह अगर टेक्निक्स का यूज़ करने लगे तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। हैंस द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी इंक्रीज, तो स्पेसिफिक कमोडिटी की क्या हो जाती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सच टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट गिव advance to innovation and leads to a sudden increase in profit of the production। अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके की पैकिंग वगैरह आने लग गई है, तो उससे क्या होता है कि एक नया इनोवेशन आ रहा है, टेक्निक्स बढ़ रही है, तो हमारी भी क्या हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। और 5th पॉइंट हमारा आ रहा है ओकेजनली सरकम ट्रांजेक्शन। ओकेजनली सरकम ट्रांजेक्शन जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है। अब हम देखेंगे कि दिवाली के सीज़न में लाइटिंग वर्क का क्या होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है। उस समय आप प्राइस फैक्टर देखोगे नहीं देखोगे, आप देखोगे फेस्टिवल है, चाहे कितना भी महंगा आ रहा है, कितना भी सस्ता आ रहा है, उसी तरीके से सप्लायर के साथ में अगर मैं देखूं तो दुकानदार भी क्या करेगा, अगर फेस्टिवल है तो पता है कि यहाँ पे लाइटिंग अभी ज़्यादा बिकने वाला है, तो वो भी क्या करता है, प्राइस ज़्यादा बढ़ाता है। और प्राइस अगर बढ़ी हुई भी है तब भी क्या हो रही, सप्लाई ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तभी वो क्या करेगा, अपने माल को बेचेगा। इन इंडियन इकोनॉमिक फेस्टिवल एंड फंक्शन हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस which leads to suddenly increase in demand of certain goods and service. Therefore, producer increase their supply in order to meet the demand and earn more profit. आगे हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ इनपुट, समटाइम्स यूज ऑफ गुड्स क्वालिटी ऑफ इनपुट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल में कहा गया कि यूज हाइब्रिड सीड्स इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इन टर्म इंक्रीज द सप्लाई। अगर हम इनपुट है यानी कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी, यानी ये मैं कहूँ कि अगर मैं राइस का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो वहाँ पे अगर मैं राइस के सीड की क्वालिटी अगर मैं अच्छी लूँगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यानी मेरे पास स्टॉक ज़्यादा है, तो मैं सप्लाई भी क्या कर पाऊँगी, ज़्यादा अच्छी कर पाऊँगी, ठीक है। आगे कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आल्सो इफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस द कॉस्ट। अगर हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी रहेगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विच हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट द ट्रांसपोर्टेशन गुड्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन सप्लाई। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल थे। हमें कंसेप्ट इतना ही ध्यान रखना है कि प्राइस जब इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम अब सेलर या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस जब भी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, सप्लाई भी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो सप्लाई को इफ़ेक्ट कौन कौन कर सकता है वो हमने यहाँ पे अभी 7 पॉइंट हमने सप्लाई की मीनिंग देखा और सप्लाई को इफ़ेक्ट करने के जो भी फैक्टर थे वो हमने देखा। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।